सिख ड्राइवर सिविलियन कपड़ों में था। जाहिर है कि वो पुलिस का आदमी ही होगा। ये बस थाने से हवालातियों को अदालत में लाने जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं भाग जाना चाहता था मगर भागने का मकाम नहीं था। सिख ड्राइवर ने 2-3 बार हारन देकर ऊंची आवाज में कहा, आ जाओ बाऊ, आ जाओ अंदर, कहाँ जाना है। उसने अपने साथ वाली खिड़की खोल दी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। बस आगे चल पड़ी। सिख ड्राइवर हंसमुख किस्म का आदमी था। कहने लगा, बाऊ तुम पुलिस की गाड़ी देखकर शायद डर गए थे। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये गाड़ी जरूर पुलिस की है मगर मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। उसने बताया कि अमृतसर में उसका मोटर वर्कशॉप है। ये गाड़ी जालंधर सिटी पुलिस की है और रंग के लिए उसके पास अमृतसर आई हुई थी और अब वो उसे वापस जालंधर ले जा रहा था। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे बाऊ, तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम करते हो। एक ही सांस में उसने मुझसे 3 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस किस्म के सवालों के जवाब पहले से ही सोचकर अपने जहन में कंप्यूटर की तरह फिट कर रखे थे। मैंने उसे अपना एक फर्जी हिंदुवाना नाम बताया और कहा कि मैं अमृतसर के कॉलेज में पढ़ता हूँ। जालंधर अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। फिक्र की कोई गल ही नहीं है। समझो जालंधर पहुँचे के पहुँचे। मैं जीटी रोड पर 60 मील से घट कभी गाड़ी नहीं चलाता। सामने एक गाय आ गई। सिख ड्राइवर ने उसे गाली दी और ब्रेक लगाकर हारन पर हारन देने लगा। वो गाय को गालियां देता कच्चे पर से गाड़ी निकालकर आगे ले गया। जालंधर वहां से ज्यादा दूर नहीं रह गया था। मुझे तब पता चला कि मैं अमृतसर से पैदल चलते हुए 10-15 मील का फासला तय कर चुका था। थोड़ी देर बाद ही जालंधर शहर की आबादी शुरू हो गई। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। उससे पहले मैंने उतने सिख कभी नहीं देखे थे। जालंधर शहर भी मैं पहली बार देख रहा था। मुझे मालूम था कि बस पुलिस स्टेशन जाएगी। मैंने सिख ड्राइवर से एक जगह रुकने के लिए कहा, बस सरदार जी मैं यही उतरूंगा। मैंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और बस से उतर गया। यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। मैंने एक साइकिल रिक्शा देखा जो खाली था। मैं उसमें बैठ गया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बूढ़ा सिख था। वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चलाता एक तरफ को चल पड़ा। कई बाजार आए और गुजर गए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मालूम नहीं सरदार जी दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है। रिक्शा वाले सिख ने हांफते हुए कहा, पता नहीं जी, स्टेशन पर जाकर पता करें। जालंधर रेलवे स्टेशन की एक तरफ रिक्शा रुक गया। यहाँ काफ़ी लोग थे। मैं अगरचे अमृतसर से काफ़ी दूर निकल आया था मगर मैं अभी तक पंजाब में था और अपने आप को खतरे से महफूज नहीं समझ रहा था, इसलिए बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। टिकट जेब में था। एक कुल्ली से पता किया तो मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम को 6 बजे आएगी। उस वक्त अभी दिन का 1 भी नहीं बजा था। इतना वक्त गुजारना मेरे लिए एक मसला था। सबसे पहले तो मैंने स्टेशन के सामने एक दुकान में बैठकर दाल रोटी खाई। फिर स्टेशन के सामने वाले बाजार में ही इधर उधर फिरने लगा। एक जगह सिनेमा हाउस नजर पड़ा। एक्टर एक्ट्रेसों के बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। मालूम हुआ कि इस सिनेमा हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक मुसलसल फिल्म चलती है। इस वक्त भी कोई फिल्म चल रही थी। मैंने टिकट लिया और सिनेमा हाउस में आकर बैठ गया। यहाँ मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार सकता था। कोई इंडियन फिल्म लगी थी, नाम मुझे याद नहीं रहा। मुझे फिल्म में काम करने वाले एक्टरों से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं तो वक्त गुजारने वहाँ आया था। आंखें स्क्रीन पर फिल्म देख रही थी और दिमाग अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे इस बात का भरपूर एहसास था कि मैं दुश्मन मुल्क इंडिया में हूँ, वो जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और जिसने पाकिस्तान के जायज़ वजूद को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। मैं यही चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हरदास जिला होशंगाबाद के जंगलों में मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुँचूँ, उनसे फौजी कमांडो की ट्रेनिंग हासिल करूँ और फिर कश्मीर में आकर हुर्रियत परस्त कश्मीरियों के शाना बशाना भारतीय फौज के खिलाफ लड़ूं और काफरों को मारता हुआ शहीद हो जाऊं। और अगर शहादत का रुतबा हासिल न कर सकूं तो जब तक मकबूजा कश्मीर भारतीय जुल्म इस्तिबदाद के शिकंजे से आज़ाद नहीं हो जाता उस वक्त तक काफरों से जंग करता रहूं। और जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो वापस पाकिस्तान जाकर अपने बाप की कब्र पर फातह पढ़ूं और फिर बुलंद आवाज़ में कहूँ, मियाँ जी कश्मीर आज़ाद हो गया है, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मुझे पता ही न चला और फिल्म ख़त्म हो गई। मैं यही समझा कि फ़िल्म ख़त्म हो गई है मगर मालूम हुआ कि इंटरवल हुआ है। पहले सोचा कि अंदर सैलमा हॉल में ही बैठा रहूं, फिर ख्याल आया कि बाहर निकलकर चाय पीनी चाहिए। हालांकि मुझे चाय की तलब कभी नहीं हुई थी मगर वो जो कहते हैं कि तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं भी किसी गैबी ताकत के इशारे पर उठा और सैलमा हॉल के बाहर आ गया। बाहर दिन की रोशनी थी। अभी कितना दिन बाकी था। मुझे शाम के 5:30 बजाने थे क्योंकि जालंधर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी शाम के 6 बजे चलती थी। सैदमा के आते के अंदर ही एक तरफ दीवार के साथ चाय पान सिगरेट की दुकानें थी। मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैंने जेब से पैसे निकालकर चाय वाले को दिए और पान सिगरेट के खोखे वाले की तरफ बढ़ा। मैं सिगरेट का आदी नहीं हूँ मगर कभी कभी चाय पीने के बाद सिगरेट
पीने को जी जाता है। मैंने पान सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा, मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी भी था जो सिख नहीं था, यकीनन हिंदू होगा और खुफिया पुलिस का आदमी ही हो सकता था। एक लम्हे के लिए मैं कांप गया, मगर फौरन मैंने अपने आप को संभाला और बड़े एतमाद से पूछा, क्या बात है? सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूरकर देख रहे थे और उनकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंखें डाले पूछा, कौन हो भाई तुम? मैंने यूं ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर जोर से दबाते हुए पूछा। अमृतसर क्या बसने गए थे? सिख कांस्टेबल ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो, चलो। उसने मुझे आगे को धक्का दिया। बस यही सिख कांस्टेबल की गलती थी और वही मैं आंख झपकते ही अकल से काम लिया। जैसे ही धक्का खाकर मैं उससे 2 कदम आगे लड़खड़ाया, वहीं से सीधा होकर बिजली की तरह इतनी जोर से और इतनी तेजी से भागा कि मुझे खुद पता न चल सका कि मैं कब सलमा हाल के अहाते से निकलकर बाजार में आया और बाजार में जारी ट्रैफिक से बचता बचाता उसी तरह दौड़ता कब दूसरे बाजार में पहुंच गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और उसके साथी के भागने और शोर मचाने की आवाजें आ रही थीं, मगर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। खुदा जाने उसी वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि मैंने ज्यादा तेज रफ्तार के साथ भागता चला जा रहा था। जिस किसी के पास से गुजरता अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और मुझे रास्ता दे देता और मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर आगे निकल जाता। मगर मुझे अपने पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थीं, जिसका मतलब ये था कि पुलिस ताक़ुब कर रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकूंगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया। फाटक बंद था, ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाईं जानिब एक निगाह डाली तो एक बैलगाड़ी को छुक छुक करते आते देखा। मैं उस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इतना भी होश न रहा कि मैं रेल के नीचे आ सकता हूँ। मैंने दौड़कर रेलवे लाइन पार कर ली। एन उसी लम्हे ट्रेन सीटी पर सीटी बजाती शोर मचाती मेरे पीछे से गुजरने लगी। उस ट्रेन ने पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रेन भी मालगाड़ी थी जो बहुत लंबी होती है। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाता दूसरे फाटक के पहलू में लोहे की चरखी लगी थी, उसमें से निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ भी दी कि पागल नहीं हो तुम। रेलवे फाटक की दूसरी तरफ भी कुछ गाड़ियां तांगे और रक्षे खड़े थे। मालगाड़ी सुस्त रफ्तार के साथ खड़खड़ाती अभी तक गुजर रही थी। मैं पीछे देखे बगैर सामने किए जा रहा था। कोई 60-70 गज के फासले पर सड़क की जानिब दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। एक लड़का लारी के पिछले दरवाजे के पास खड़ा आवाज़ें दे रहा था, चलो एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था कि लुधियाना जलंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर आता है और ये दिल्ली की तरफ जाते हुए आता है। मैं दौड़कर बस में सवार हो गया। मेरे बैठते ही बस चल दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर खतरा टल गया था। बस जीटी रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थीं, औरतें भी बच्चों को लिए बैठे थीं। मैं सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गांव आए और गुजर गए। एक छोटा सा गांव आ गया, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। बस कुछ देर रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। इलाके मेरे लिए बिल्कुल नए थे। दिन की रोशनी कम होने लगी थी। सूरज मगरिब की तरफ गरूब होना शुरू हो गया था। बस रास्ते में जगह जगह रुकने लगी। कोई सवारी पर हाथ देती तो बस खड़ी हो जाती। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। मुझे यही खतरा लगा, जालंधर पुलिस ने आगे रेलवे स्टेशनों और छोटे शहरों और कस्बों के थाने को ज़रूरी टेलीफोन पर खबर कर दी होगी कि एक पाकिस्तानी जासूस पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। पुलिस ने इन लोगों को मेरा हुलिया भी बता दिया होगा। पकड़े जाने का डर जरूर था। किस जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायजा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा, लुधियाना कितनी दूर रह गया है? वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। पूछा, महाराज तुम पहली दफा लुधियाने जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, पहले भी 1-2 बार गया हूँ, मगर रेलगाड़ी पर गया था। वो हिंदू थोड़ी देर मुझे घूरने के बाद बाहर देखने लगा। शाम का धुंधलका खेतों और आसमान को अपनी लपेट में लेने लगा। एक बड़ी नहर आई। बस उसके पुल पर से गुजरी। बड़ी दूर जाकर बस की रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो सड़क के किनारे पर होकर रुक गई। सवारियां बाहर देखने लगीं। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा, पता कराते हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे खतरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की में से गर्दन बाहर निकालकर दूर तक लारियों और बसों की कतार लगी हुई थी। ड्राइवर ने क्लीनर से कहा, जा ओए पता कर की गल ए। क्लीनर भी सिख था। वो दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगीं।
किसी ने कहा शायद आगे कोई पुल फूट गया है, किसी ने कहा कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में मुझे वापस आता नजर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, सरदार आगे पुलिस चेकिंग कर रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर पूछा कि किस चीज की चेकिंग कर रही है पुलिस। क्लीनर बोला, कहते हैं कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी अंदर से क्या हालत हुई होगी। बज़ाहिर मैं बड़े मान से अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने चेहरे से बिल्कुल ज़ाहिर न होने दिया कि मेरे अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। अब मुझे वहां से भागना था। एकदम उठकर भागने से लोगों को मुझ पर शुबा हो सकता था और मुझे पकड़कर वो पुलिस के हवाले कर सकते थे। मैं एक आध को बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ बैठा रहा, फिर जेब में हाथ डालकर उसे यूं ही टटोला और रवाली सवारी से पूछा, पापा जी आपके पास माचिस होगी? सवारी ने नफी में सर हिलाया तो मैं ये कहकर नीचे उतर गया, कहीं से माचिस तलाश करता हूँ और सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैं बस से उतरकर 2 कदम चलकर आगे गया, फिर रुककर ऐसे देखने लगा जैसे मुझे किसी पान सिगरेट के खोखे की तलाश हो। उसके बाद मैं टहलता हुआ अगली लारी के पास चला गया। वहां से टहलता हुआ दूसरों और फिर तीसरी लारी के आगे आ गया। कुछ सवारियां सड़क पर उतर आई थी और पुलिस वालों को बुरा भला कह रही थीं। यूं ही जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी करवाकर चेकिंग करने लगते हैं। मैं सड़क पार दूसरी जानिब जो दरख्त थे उनके नीचे आ गया। सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं, उनके पीछे खेत थे जो शाम के तेजी से फैलते धुंधलके में गुम हो रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे आ गया। यहाँ एक जगह छुपकर मैंने लारियों और की कतार की तरफ देखा। कोई मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। मैं दौड़कर खेतों में घुस गया और जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। दौड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि किनारे खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहां मुझे कुछ किसान भी नजर आ रहे थे जो कटी हुई फसल एक तरफ रख रहे थे। मैंने उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीटी रोड की सिमत सीधा जाने की बजाय बाएं जाने मगरिब की तरफ हो गया ताकि पुलिस को नजर ना आ सकूं। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो आगे मैं दौड़ने लगा। मैं चेकिंग करती पुलिस की पहुंच से जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कमबख्त अभी से पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे तो बेहतर था कि मैं सीध फायर लाइन अबूर करके सीधा मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता और मुजाहिदों के साथ मिल जाता। मगर मेरे वालिद साहब को मालूम था कि कश्मीर में कोई उसका सामना भारत की तरबियत याफ्ता फौज से है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत फौजी तरबियत ज़रूरी हासिल करनी चाहिए थी। चुनांचे उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मैं कमाल शाह नामी ट्रेन याफ्ता फौजी कमांडो के पास जाकर कमांडो की बाकायदा तरबियत हासिल करूं और उसके बाद कश्मीर में शामिल होकर इंडियन फौज के खिलाफ लड़ूं। मेरी भी अब यही ख्वाहिश थी। मुझे तो राइफल चलानी भी नहीं आती थी और कश्मीर के महाज पर ब्रेन गनों, सटेन गनों और दूसरी गनों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये हैंड ग्रेनेड का ही नहीं पता था कि उसका पिन खींच लेने के बाद उसे कितनी देर तक अपने हाथ में रखकर दुश्मन पर फेंकना होगा। मेरे लिए फौजी कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी। मैं फौजी कमांडो बनकर कश्मीर के महाज पर लड़ने और दुश्मन के ठिकानों पर शब खून मारकर उसे बर्बाद करने के लिए बेताब था। लेकिन भारतीय पुलिस मेरे रास्ते में शदीद रुकावट बन गई थी, बल्कि इस बात का वाज़ेह खतरा मौजूद था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जिहाद में शामिल होकर काफरों से जंग करने की आरजू खाक में मिल सकती थी। इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ मैं खेतों से बाहर निकलकर एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे तेज तेज चल रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूं और आगे कहां और किस शहर में निकल आऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं भारतीय पंजाब की पुलिस से काफ़ी दूर निकल चुका था। रात का अंधेरा खेतों मैदानों में उतर आया था। मैंने नदी के किनारे एक जगह बैठकर मुँह हाथ धोया, पानी पिया, थोड़ा सा आराम किया। जब सांस ठीक हो गया तो नदी के साथ साथ चलने लगा। नदी आगे जाकर उसी तरफ घूम गई थी जिधर आ गया तो आगे मेरे अंदाजे के मुताबिक जीटी रोड थी। चुनांचे मैंने एक छोटी सी पुलिया पर से निकलकर नदी अबूर की और दूसरी रात एक खुली जगह पर आकर चलने लगा जहां फसल कटी हुई थी। शुरू एक तरफ कुछ दरख्त थे। मैं आगे निकल गया, कुछ सोचने लगा कि आखिर कब तक चलता जाऊंगा। मुझे मालूम करना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और आगे कौन सा इलाका आ जाता है, मगर वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं ये मालूम कर सकता। चलते चलते खेत खत्म हो गए और बंजर जमीन शुरू हो गई। यहाँ बैलगाड़ियों और माल मवेशी के गुजरने के लिए रास्ता सा बना हुआ था। एक जगह कुछ फासले पर बहुत से दरख्तों के झुंड नजर आए। उनके दरमियान किसी ने आग रोशन कर रखी थी। पहले मैंने सोचा कि वहां जाकर किसी से पूछूं कि ये रास्ता किधर जाता है। फिर ये सोचकर रुक गया कि इस तरह खामखा शक पड़ सकता है कि आखिर मैं कौन हूँ जो इस तरह बगैर जाने बूझे इस इलाके में क्यों फिर रहा हूँ। मैं दरख्तों के झुंड से हटकर आगे गुजर गया। आगे एक गांव की कुछ रोशनियां सी नजर आई। मैं गांव की तरफ जाने की बजाय उसके पहलू से होकर आगे निकल गया। मुझे भूख लग रही थी। ख्याल आया कि गांव में जाता हूं, जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा।
लेकिन मैंने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान का गांव नहीं था, हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया का गांव था, हिंदू सिखों का गांव था और उनकी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। चंद कदम चला हूँगा कि अंधेरे में किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जल्दी से उठा तो भैंस के डकराने की आवाज आई। ये कोई भैंस थी जो दरख्त के साथ बंधी हुई थी और काली होने की वजह से मुझे अंधेरे में नजर नहीं आई थी। भैंस बैठी हुई थी मगर मुझसे ठोकर लगने के बाद उठ खड़ी हुई थी। मैं वहीं रुक गया और रात के अंधेरे में भैंस के जिस्म का जायजा लेने लगा। भैंस तो एक बार बोलने के बाद चुप हो गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और प्यार से चुपकारा। भैंस ने अपनी दुम हिलाई। मैं उसके जिस्म को प्यार करता रहा, फिर बड़े आराम से उसके जिस्म पर हाथ फेरते फेरते उसके नीचे बैठ गया और उसके थन्नों को प्यार से सुलाने लगा। मुझे खतरा था कि कहीं भैंस मुझे दौलती न मारे, क्योंकि जाहिर है वो किसी और को हाथों पर लगी हुई थी, लेकिन ये बड़ी शरीफ भैंस थी। उसने मुझे कुछ न कहा और मैं उसका दूध पीने लगा। पहले तो उसका दूध ना निकला, फिर मेरे हलक में नीम गर्म दूध धारें लगी। भैंस खामोश खड़ी रही। मैंने खूब जी भरकर उसका दूध पिया और जबान में उसका शुक्रिया अदा करके चल पड़ा। मेरी भूख और प्यास मिट गई थी। मैं मैदान से गुजर रहा था। रात का अंधेरा अब खूब गहरा हो गया था और सिर्फ इतना ही नजर आ रहा था कि मैं जमीन को देखकर चल सकता था। आगे एक और छोटा सा गांव आया। उसके करीब ही एक गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे के दरवाजे पर बल्ब रोशन था। अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मुझे न इस गांव का पता था कि उसका नाम क्या है और न ये पता था कि आगे कौन सा गांव आएगा। मैं अंधेरे के समुद्र में चला जा रहा था। दिल ने कहा कि यूं चलते जाना ठीक नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वापस जालंधर पहुंच जाओ। बेहतर यही है कि किसी जगह छुपकर रात बसर करो। सुबह जालंधर पहुंच जाओ। बेहतर यही है कि किसी जगह छुपकर रात बसर करो। सुबह जब सूरज की रोशनी निकले तो फिर पता करो कि लुधियाना शहर किस तरफ है और उस तरफ चलो। वैसे भी मैं चलते चलते थक गया था। वहां या तो अंधेरे में धुंधले धुंधले खेत नजर आते थे या बंजर मैदान आ जाता था। रात बसर करने के लिए कोई ऐसा ठिकाना दिखाई नहीं देता था जहां अगर मैं सुबह तक भी सोता रहूं तो मुझे कोई देख ना सके। चलते चलते मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां बेशुमार दरख्त पास पास उगे हुए थे। ये रास्ता आमों का कोई बाग था। अभी दरख्तों पर आम नहीं लगे थे। ये आमों का मौसम भी नहीं था। दरख्तों के नीचे बड़ा गहरा अंधेरा था। किसी कुत्ते ने मेरी भूख सूंघ ली थी। दरख्तों की तरफ से उसके भौंकने की आवाज आई। मैं तेज तेज कदम उठाता आमों के बाग से आगे निकल गया। वहां दो चार दरख्त साथ साथ खड़े थे। मैंने सोचा इन दरख्तों के नीचे पड़ा रात गुजार दूंगा। आखिर मुझे ऐसी ही किसी जगह पर रात बसर करनी पड़ेगी। कोई बिस्तर चारपाई तो यहाँ मुझे मिल नहीं सकती। मैं इन दरख्तों के पास गया तो मुझे वहाँ ऐसी बू आई जैसे किसी ने लकड़ियाँ जलाकर बुझा दी हों। मैंने कोई ख्याल न किया और दरख्तों के नीचे जगह बनाकर बैठ गया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। रात को खुली जगहों पर ओस गिरने से ठंड हो जाती थी। इन दरख्तों के नीचे ठंड बिल्कुल नहीं थी। ओस भी नहीं गिर रही थी। मैंने एक दरख्त से टेक लगा दी। सोचा इसी तरह लेटे जितनी रात बाकी रह गई है गुजार दूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। फिजा में जली हुई लकड़ियों की बू इस तरह आ रही थी। मैंने यही ख्याल किया कि यहाँ अभी गांव में किसी ने तंदूर जलाकर बुझा दिया होगा या लकड़ियों का अलाव रोशन किया होगा। मैं सिमटाकर दरख्त से टेक लगाकर आंखें बंद किए नेम तराज था और सिवाय नींद के किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझ पर कुछ देर बाद हल्की हल्की गनूदगी तारी होने लगी। मैं नींद की आगोश में ही था कि किसी चिमटी ने मुझे काटा और मैं एक झटके से उठ बैठा और पतलून के अंदर हाथ डालकर पिंडली पर बैठी चिमटी को मसल दिया। मैंने आंखें बंद की तो मुझे किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोल दी और कान उस आवाज़ पर लगा दिए। साथ ही रात के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। आवाज़ किसी औरत की थी। वो रुक रुक कर कुछ बोल रही थी। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि वो किसी से बातें कर रही है, मगर जिससे वो बातें कर रही थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ रुक गई। 5-10 सेकंड के बाद औरत की आवाज़ आने लगी। मेरे सामने 10-12 कदमों के फासले पर सरकंडों की झाड़ियाँ थीं। आवाज़ उन सरकंडों के पीछे से आ रही थी। मैं उस तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था तो अचानक सरकंडों के पीछे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ते से उठा और झुककर चलता हुआ सरकंडों की तरफ बढ़ा। मैं मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है और किस चीज की है। मैं सरकंडों के पास होकर बैठ गया और बड़ी एहतियात से 2-4 सरकंडों को हाथ से एक तरफ हटाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ मुझे छोटा सा चबूतरा नजर आया जो जमीन से 1-2 फुट ऊंचा था। इस चबूतरे के एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में मैंने एक औरत को देखा। दोनों हाथ जोड़कर मुंह में पड़ते हुए चबूतरे के चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा कि ये जरूर कोई चुड़ैल या भूत है, मगर औरत का जिस्म और आवाज चुड़ैलों ऐसी नहीं थी। मैं ये सोचकर वहीं छुप गया। मालूम करना चाहिए ये औरत यहाँ क्या करने आई है। औरत पर दिए की रोशनी पड़ रही थी। जब वो दिए की रोशनी के करीब से गुजरी तो मुझे उसकी शक्ल भी नजर आई।
औरत जवान थी और उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, सिर्फ लंबे बाल शानों पर खुले थे। चबूतरे पर मुझे दिए की हल्की हल्की रोशनी और बुझी लकड़ियां पड़ी नजर आ रही थीं। औरत चबूतरे के गिर्द चक्कर लगाने के बाद रुक गई। वो मुझसे बमुश्किल 5-6 कदमों के फासले पर थी। वो जलते हुए चिराग के पास बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने पढ़ना बंद कर दिया था। 3 बार हाथ बांधकर चबूतरे की तरफ झुकी, फिर उसने पहले अपनी कमीज उतारी, उसके बाद शलवार भी उतार दी। अब वो मेरे सामने बिल्कुल उरिया हालत में खड़ी थी। मुझ पर पहला असर ये हुआ कि मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। फिर ख्याल आया कि पता तो लगे कि ये औरत आधी रात को इस वीरान जगह पर चिराग लेकर क्या करने आई है। मैंने गर्दन घुमाकर औरत की तरफ देखा। उस वक्त वो एक छड़ी से चबूतरे की जली बुझी लकड़ियों को करेद रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, कहीं वाकई कोई चुड़ैल ना हो, मेरे दिल में ख्याल आया। मगर अब मैं इस मोमे को हल करना चाहता था, वहां से डर कर नहीं जाना चाहता था। औरत ने छड़ी से लकड़ियों की राख को करेदते करेदते उसमें कोई गोल सी चीज लकड़ी से उठाकर बैठ निकाली और उसको चिराग की लो के करीब लाकर गौर से देखने और धीमी आवाज में कुछ पढ़ने लगी। मैं ये देखकर वाकई डर गया कि ये एक जली हुई इंसानी खोपड़ी थी। औरत ने खोपड़ी को हाथ लगाया। खोपड़ी गर्म थी। उसने जमीन पर रख दिया। वो अपने साथ पानी का डब्बा भी भर कर लाई थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े। खोपड़ी पर डब्बे में से 3-4 बार पानी डाला। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो गोद में लेकर बैठ गई और यूं आगे पीछे हिलते हुए कुछ पढ़ने लगी, जैसे बच्चे को लोरियां दे रही हो। मैं अब सारी बात समझ गया था। ये मरघट या शमशान भूमि थी जहां हिंदू सिख अपने मुर्दों को जलाते थे। ये औरत वहां रात के वक्त चिल्ला काटने आई हुई थी। जाहिर है वो किसी करीबी गांव की औरत थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम आई और मैं सरकंडों में से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे देखकर औरत की चीख निकल गई। उसने जल्दी से खोपड़ी फेंकी और जमीन पर पड़ी हुई कमीज उठाकर अपने आगे कर ली। मैंने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मगर जल्दी से कपड़े पहन ले। औरत ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए किसी को ना बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा, तू यहाँ ये सब कुछ क्या कर रही थी और ये खोपड़ी किसकी है? औरत ने बताया कि वो एक हिंदू औरत है। 5 साल हुए उसकी शादी हो, मगर औलाद नहीं हुई। किसी साधु ने उसे बताया कि अगर वो किसी कुंवारी लड़की के जले हुए मुर्दे की खोपड़ी आधी रात को अपनी गोद में लेकर एक खास मंत्र का जाप करे तो उसकी गोद हरी हो जाएगी। चुनांचे ये औरत जो साथ वाले गांव की थी, वहां औलाद की खातिर चिल्ला करने आई थी। उसे पता चला था कि शाम को इस गांव की एक कुंवारी लड़की को जला दिया गया है। औरत मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं गांव में जाकर किसी के आगे जिक्र न करूं, नहीं तो उसका चिल्ला परशत हो जाएगा। मैंने उसे कहा, फिक्र न कर, मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? औरत ने पूछा। मैंने कहा, मुझे ये बताओ कि ये इलाका कौन सा है और लुधियाने को जाने के लिए मुझे किस तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी बस निकल गई थी और मैं यूं ही खेतों में चलकर रास्ता भूल गया हूँ। औरत ने कहा, तुम बड़ी दूर निकल आए हो। यहाँ से आगे एक कस्बा चूलियाँ आएगा, वहाँ से कस्बा ब्यास को जाने वाले यक्के मिल जाते हैं। ब्यास से तुम रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना पहुँच जाना। वो एक बार फिर हाथ जोड़ने लगी। मेरा जिक्र किसी गैर आदमी से भी ना करना, नहीं तो मेरा औलाद की खातिर चिल्ला परशट हो जाएगा। मैंने कहा, वादा करता हूँ मैं अपने किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। स्कीम मेरी यही थी कि इस औरत से किसी ऐसे गाँव या कस्बे के बारे में पूछूं जहाँ से मैं लुधियाना पहुँच सकूँ, क्योंकि इस किस्म के चिल्ले घर वालों और गाँव से छुपकर राजदारी के साथ किए जाते हैं। इसलिए मुझे यकीन था कि ये मेरे बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर किसी को बताएगी तो वो सबसे पहले ये पूछेगा कि तुम आधी रात को गाँव के बाहर क्या करने गई थी। मैंने औरत से इतना ज़रूर कहा कि इस किस्म के तोहमात से कुछ नहीं हुआ करता। घर अपने भगवान के आगे प्रार्थना करो, अगर भगवान की मर्जी हुई तो वो तुम्हारी गोद जरूर हरी कर देगा। औरत हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे हिंदू नहीं लगते, क्योंकि कोई हिंदू इस किस्म की बात नहीं कर सकता। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं हिंदू ही हूँ, बस वलायत का पड़ा हुआ हूँ और इस किस्म के तोहमात को नहीं मानता। अब तुम वापस अपने घर जाओ। औरत ने चबूतरे पर जलता हुआ चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और मेरे करीब होकर चल दी। तुम इतनी रात गए कहाँ जाओगे? मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाऊं और तुम्हारा खामद और गांव वाले पकड़कर मारना शुरू कर दें। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी से मुझे महसूस हुआ कि ये औरत ठीक औरत नहीं है। उसका सबूत भी मुझे फौरन मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ दिया और सांस लेकर कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। गांव के बाहर एक कोठरी है, वहाँ चारपाई भी था, वहाँ तुम रात गुजार लेना।
मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया और उस औरत से कहा, तुम अपने गांव जाओ, मैं किसी अगले गांव में जाकर रात बसर कर लूँगा। ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया। मैंने कुछ दूर जाकर वापस मुड़कर देखा। अंधेरे में मुझे वो औरत नजर आई। ज़रूर वो भी अपने गांव की तरफ चल पड़ी थी। अब मुझे चोलियां गांव की तलाश थी। रात के अंधेरे में तो मुझे ये गांव नहीं मिल सकता था। मैं एक बार फिर कोई ऐसा ठिकाना तलाश करने लगा जहां मैं रात गुजार सकता। एक जगह खेतों में मुझे रहट का चाक दिखाई दिया। सितारों की रोशनी में मुझे चीज़ों के हेवले साफ नजर आ रहे थे। ये रहट था मगर खामोश था, कोई वहां पर नहीं था। एक तरफ टूटा फूटा लकड़ी का तख्त पड़ा था। ये मेरे लिए तख्त से कम नहीं था। मैं उस पर फौरन लेट गया और इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मेरे शमशान भूमि वाली औरत का ख्याल आने लगा। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से उसको जहन से झटक दिया। मेरा मिशन एक मुकद्दस जिहाद का मिशन था और मैं अपने जहन की नफसानी आलूदगियों से पाक रखना चाहता था। मैंने खुदा को याद किया, आंखें बंद की, मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। आंख उस वक्त खुली जब 2-3 कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए एक दूसरे के पीछे भागते करीब से गुजरे। मैं उठकर बैठ गया। अभी सूरज नहीं निकला था मगर आसमान पर सफेदा सैर फूट रहा था। मशरक की तरफ सितारों की चमक मांद पड़ रही थी और नीली रोशनी की झलकियां नमूदार हो रही थीं। मेरे वहां से निकल जाने के लिए ये बड़ा अच्छा वक्त था। अगर मेरी आंख दिन निकले खुलती तो उस बात का इम्कान था कि राहट पर कोई किसान बैल लेकर आ जाता। मैं उठा और जिस सिमत शमशान भूमि वाली औरत ने इशारा करके गांव चूरिया का नाम लिया था उस तरफ चलने लगा। सूरज निकलने तक मैं एक गांव के करीब पहुंच गया। खेतों में से हल चला रहे थे। एक आदमी सर पर फसल या चारे का गट्ठा रखे गांव की तरफ जा रहा था। एक सिख खेत में पानी लगा रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने एक निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं भी बेनियाजी से आगे गुजर गया। सामने से एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। मैंने उसे पूछा कि चूलियां गांव यही है? वो रुक गया और बोला, यही है। तुमने किससे मिलना है? मैंने कहा, नंबरदार साहब से मिलना है। मिल लूंगा, मेरा ख्याल है वो घर पर ही होंगे। ये कहकर मैं नमस्ते कहकर आगे चल पड़ा। मैं ठीक गांव में पहुंचा था। गांव की दूसरी तरफ कीकर के दरख्त के नीचे कुछ यक्के खड़े थे। एक यक्के में 2 औरतें, एक हिंदू लाला और एक सिख देहाती बैठा था। कोचवान भी सिख था। उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो दूर ही से आवाज दी, बाबूजी ब्यासा जाना है तो आ जाओ। ब्यासा से मुराद ब्यास गांव या ब्यास का कस्बा या शहर था। जो कुछ भी था मुझे वहीं जाना था। मैं यक्के में बैठ गया। यक्का चल पड़ा। कोचवान ने मुझसे 3 रुपए किराया लिया। कोई 1.5 घंटे के नहायत तकलीफ दे सफर के बाद यक्के ने मुझे ब्यास नाम के कस्बे में पहुंचा दिया। अब तो ये कस्बा एक शहर बन गया होगा, उस वक्त ये एक कस्बा ही था। यक्का ब्यास नामी रेलवे स्टेशन के बाहर अड्डे पर जाकर रुका था। मामूली से देहाती स्टेशन की इमारत, हर जगह देहाती स्टेशनों की इमारत एक जैसी हुआ करती थी। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली है। वहाँ मुसाफिरों का कोई रश नहीं था। टिकट मेरे पास ही था। मैंने एक के बाहर बैठकर बंद मक्खन खाया और चाय पी। कुछ देर वहीं रहा, फिर उठकर सिगरेटों वाले खोखे पर जाकर एक सिगरेट खरीद कर सुलगाया और स्टेशन की तरफ आ गया। गेट पर कोई टिकट चेक करने वाला नहीं था। मैं प्लेटफार्म पर आ गया। ईंटों का प्लेटफार्म तकरीबन पड़ा था। मैं एक बेंच पर खामोशी से बैठ गया। मेरी निगाहें माहौल का जायजा लेने लगीं। वहाँ पुलिस वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ हिंदू सिख मुसाफिर प्लेटफार्म पर अपनी गुठलियाँ और ट्रंक रख कर बैठ गए। कहीं से एक टीटी भी आ गया जिसने रेलवे की वर्दी पहनी हुई थी। वो प्लेटफार्म पर इधर उधर फिरने लगा। इतने में पीछे की जानिब सिग्नल डाउन हो गया। गाड़ी आ रही थी। कुल्ली भी पहुंच गए थे। पैसेंजर ट्रेन छुक छुक करती आ गई। सारे डब्बे 3rd क्लास के थे जो सवारियों से भरे हुए थे। मैं एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। गाड़ी ब्यास के उस स्टेशन 15-20 मिनट तक खड़ी रही। मेरी निगाहें प्लेटफार्म पर ही लगी रहीं। यही धड़का लगा रहा कि कहीं से कोई पुलिस वाला मुझे तलाश करता वहां ना आ जाए, मगर कोई सिपाही दिखाई न दिया। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बहुत बड़े दरिया पर से गुजरने लगी। मालूम हुआ कि ये दरिया ब्यास है। उसके बाद खुदा खुदा करके लुधियाना आया। ये काफी बड़ा स्टेशन था। मैं डब्बे में ही छुपकर बैठा दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि पुलिस वाला इधर ना आ जाए। प्लेटफार्म पर मुझे 1-2 वर्दी वाले सिपाही नजर आए थे, मगर किसी ने मेरे डब्बे का रुख न किया। ट्रेन जहां देर तक रुकी रही, आखिर वो चली तो मेरी जान में जान आई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से एक तो वो हर स्टेशन पर रुकती थी और उसकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। चलती रही, चलती चली गई। लुधियाने के बाद कई छोटे छोटे स्टेशन आए। फिर बड़ा शहर अंबाला आ गया। यहाँ भी गाड़ी देर तक खड़ी रही। यहाँ से चली तो कहीं शाम के वक्त करनाल का बड़ा शहर आया। उसके बाद पानीपत और सोनीपत के शहर आए और वो भी गुजर गए। मालूम हुआ कि अब रोहतक का शहर आएगा और फिर गाड़ी दिल्ली पहुंच जाएगी। उस गाड़ी ने दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 9 बजा दिए। दिल्ली के स्टेशन पर उतरते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा वालिद साहब के दोस्त जहीरुद्दीन साहब के घर पहुंच गया।
वो मुझे देखकर हैरान भी हुए और मुझे डांटने भी लगे कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने एक फर्जी कहानी काटकर उन्हें सुना दी। मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा अगरचे लगा हुआ था, मगर जितने दिन मुझे वहाँ ठहरने की इजाज़त थी उसकी मुद्दत गुजर चुकी थी। ज़हीरुद्दीन साहब कहने लगे, मियाँ, वीज़े की मुद्दत के बाद ठहरना जुर्म है, पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और मुझे भी परेशान कर सकती है। मैंने उन्हें कहा, अंकल आप परेशान ना हो, मैं कल वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। वो कहने लगे, मियाँ, जाती दफ़ा तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस तुम्हें वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने पर वहीं पकड़ लेगी। उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने यूं तूं करके रात ज़हीरुद्दीन साहब के घर पर गुजारी। दूसरे दिन अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराए, नहा धोकर शेप वगैरह बनाई। जितने इंडियन करेंसी के नोट मेरे पास बाकी रह गए थे उनमें से कुछ पाँव की जुराब में छुपाए, कुछ जैकेट की जेब में पासपोर्ट के साथ रख लिए। छोटा चाकू अभी तक मेरे पास ही था। ख्याल आया कि उसको यहीं कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि उसका अभी तक मुझे कोई मुशर्रफ नजर नहीं आया था। फिर कुछ सोचकर उसे जेब में ही रहने दिया। ज़हीरुद्दीन साहब अपनी दुकान पर जा चुके थे। मैं भी कुछ देर बाद उनके मकान से निकल आया। अगरचे मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा लगा हुआ था, मगर जो कानूनी मुद्दत वहाँ क़याम की मुझे हासिल थी वो पूरी हो चुकी थी और अब मैं गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रहा था और मुझे पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता था। मगर मैंने कोई परवाह न की और सीधा रक्षा पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ये एक मोटर रिक्शा था और उस पर जर्द और नीला रंग किया हुआ था। स्टेशन पर मैंने अपनी गाड़ी के बारे में मालूम किया। इंक्वायरी क्लर्क हिंदू खातून थी जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। उसने मुझे बताया कि दोपहर को एक गाड़ी बम्बई जाएगी, हर स्टेशन पर ठहरेगी। शाम के 6:15 बजे बम्बई एक्सप्रेस का टाइम है और अंतरू गाड़ी है। मैं पैसेंजर ट्रेन से तंग आया हुआ था। मैंने बम्बई एक्सप्रेस पकड़ने का फैसला कर दिया। उस औरत ने मेरे दरियाफ्त करने पर मुझे बताया कि ये ट्रेन दूसरे दोपहर के बाद होशंगाबाद पहुंचेगी। मैं वापस ज़हीरुद्दीन साहब के मकान पर या उनकी दुकान पर आने की बजाय सीधा बादशाही मस्जिद पहुंच गया। ये मेरे नज़दीक सबसे महफूज जगह थी। मुझे यकीन हो गया था कि दिल्ली में मेरे पीछे खुफिया पुलिस का कोई आदमी नहीं लगा हुआ। ये सारा मुसलमानों का इलाका था। वहीं दोपहर के वक्त मैंने एक होटल में खाना खाया। उसके बाद वापस मस्जिद में आ गया। दोपहर के बाद जो नमाज होती है वो मैंने बादशाही मस्जिद या जामिया मस्जिद में ही बाजमात पढ़ी। बम्बई एक्सप्रेस 6:15 बजे छूटती थी। मैं 1 घंटा पहले स्टेशन पर आ गया। अमृतसर से हरदा जिला होशंगाबाद का जो 3rd क्लास का टिकट सैयद साहब ने मुझे लेकर दिया था वो मैंने गेट पर टिकट चेकर को बिल्कुल न दिखाया, ये सोचकर कि कहीं वो ये न पूछ बैठे कि इतने दिन में कहाँ रहा। अगरचे उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी और टिकट 15-20 रोज़ काम आ सकता था। फिर भी हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर मैं प्लेटफार्म का टिकट लेकर स्टेशन के अंदर आ गया। प्लेटफार्म पर काफ़ी रश था। ट्रेन अभी नहीं आई थी। मैं गेट से कुछ दूर जाकर एक बेंच के कोने में बैठ गया। हिंदू, सिख, मुसलमान मुसाफिर अपना अपना सामान लेकर चले आ रहे थे। उनमें औरतें और बच्चे भी थे। रेलवे पुलिस के 2 कांस्टेबल बातें करते मुसाफिरों को देखते हुए मेरे करीब से गुजर गए। इतने में बम्बई एक्सप्रेस आ गई। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों में हलचल सी मच गई। मैं भी उठकर मुसाफिरों के हजूम में घुस गया। गाड़ी पीछे से भरी हुई आई थी। 3rd क्लास के एक डब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। पहले उसका इंजन बदला गया, फिर खुदा जाने उसके डब्बों में कैसा कैसा सामान लादा जाने लगा। कोई आधे पौन घंटे बाद इंजन ने विसल दिया। गाड़ी ने लालटेन की सबज रोशनी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। उस वक्त दिन डूब गया था और शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। मैं कोने वाली सीट पर दुबक कर बैठा रहा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। दिल्ली की आबादी बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। शहर के मकानों, कारखानों वगैरह की रोशनियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। वाकई दिल्ली बहुत फैला हुआ शहर था। उसके बाद हिंदुस्तान के कई दूसरे बड़े बड़े शहर आए। मैं जागता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उससे पहले जब कभी मैं रेलगाड़ी में सफ़र किया करता था तो मुझे चलती रेलगाड़ी की आवाज़ से नींद आने लगती थी, मगर यहाँ नींद नहीं आ रही थी। दिल्ली के बाद बड़ा शहर गुड़गांव आया, उसके बाद मथुरा, फिर भरतपुर, फिर आगरा का शहर आया। चांदनी रात नहीं थी, वरना लोग कह रहे थे कि रेलगाड़ी में से दूर ताजमहल का मंजर नजर आया करता है। यहाँ ताजमहल की मशहूर तारीखी इमारत थी जो मुसलमान बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनाई थी। मैंने हिंदुस्तान में और भी कई शानदार तारीखी इमारतें देखी जो मुसलमान बादशाहों ने बनाई थी। हिंदू इन इमारतों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। आगरा के बाद धौलपुर का स्टेशन आया, फिर ग्वालियर का शहर आ गया। उस वक्त रात तकरीबन गुजर चुकी थी और पौ फटने वाली थी। ग्वालियर शहर से गाड़ी चली तो मुझे नींद आ गई। मेरे सोते में झांसी और ललितपुर के शहर भी गुजर गया। तब मैं उठ बैठा। दिन काफ़ी चढ़ आया था। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो मैंने उतरकर चाय और बंद मक्खन खाया। यही चीज़ हर छोटे स्टेशन पर मिल जाती थी। दोपहर तक ट्रेन जंगलों में से गुजरती रही। मैंने उससे पहले इतने बड़े बड़े जंगल नहीं देखे थे। एक मुसाफिर ने मुझे बताया कि ये जंगल शेर, हाथी और दूसरे परिंदों से भरे हुए हैं।
बाद में मुझे भी उसका तजर्बा हो गया। ये पहाड़ी इलाका भी था और कहीं कहीं हरे भरे मैदान और खेत भी आ जाते थे। मालूम हुआ कि आगे भोपाल का स्टेशन आ रहा है। मुझे दिल्ली स्टेशन पर ही बता दिया गया था कि भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आता है। मुझे होशंगाबाद ही उतरना था। चुनांचे मैं संभल कर बैठ गया। इस दौरान किसी स्टेशन पर किसी पुलिस वाले ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। कोई इंटेलिजेंस का आदमी भी मेरे ताकुब में नहीं था। अगर होता तो मुझे जरूर शुबा पड़ जाता। उसकी वजह ये हो सकती थी कि मैं इंडिया के पंजाब के इलाके से बहुत दूर निकल आया था। भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए। चूंकि शुरू गर्मियों का मौसम था, इसलिए अभी दिन की रोशनी काफ़ी थी। यहाँ लाहौर और हमारे पंजाब वाला खुशबहार का मौसम बिल्कुल नहीं था। यहाँ गर्मी शुरू हो गई थी। ट्रेन के डब्बे के पंखे दिन रात चलते थे। रात को भी हमारे पंजाब वाली खनकी नहीं होती थी। भोपाल के बारे में मेरे साथ बैठे हुए मुसाफिर ने, जो मुसलमान था और बम्बई जा रहा था, बताया कि भोपाल मुसलमान रियासत हुआ करता थी, मगर अब उस पर भी दूसरी रियासतों की तरह इंडिया की हुकूमत ने कब्जा कर दिया था। उसने ये भी बताया कि भोपाल के मुसलमान हुक्मरान पाकिस्तान के क़याम में बड़ी मदद दी थी और कैद आज़म अक्सर यहाँ आकर ठहरा करते थे और वो भोपाल के हुक्मरान पर, जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा एतमाद करते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि शायर मशरक़ इल्लामा इकबाल, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, वो भी वाली भोपाल के दोस्त थे और अक्सर भोपाल आकर क़याम किया करते थे। होशंगाबाद का स्टेशन आया तो मैं रेलगाड़ी से उतर गया। इतना लंबा सफ़र तय किया था कि बैठे बैठे थक गया था। होशंगाबाद का स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, दरमियाना सा रेलवे स्टेशन था। मेरे पास हरदा तक का टिकट था, मगर यह गाड़ी वहाँ नहीं ठहरती थी, इसलिए यहाँ उतर गया था। यहाँ से मुझे लारी वगैरह पर सवार होकर हरदा जाना था। उस वक्त शाम का धुंधलका चारों तरफ फैल चुका था। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक छोटी सी दुकान में बैठकर खाना खाया और लारी अड्डे के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि हरदा के लिए आखिरी लारी कोई आधे घंटे तक रवाना होने वाली है। लारी अड्डे पर जल्दी जल्दी पहुंचा। लारी तैयार खड़ी थी, मुसाफिरों से भर रही थी। कुछ मुसाफिर छत पर भी अपने सामान के पास बैठे थे। मैं भी लारी में बैठ गया। लारी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। होशंगाबाद शहर से निकलते ही लारी को जंगल में दाखिल हो गई। जंगल के दरमियान छोटी सी पक्की सड़क बनी हुई थी। अंधेरा गहरा हो रहा था। सड़क पर बिजली का एक भी खंभा नहीं था। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। जंगल की वजह से हवा ठंडी हो गई थी, जो बड़ी खुशगवार लग रही थी। कुछ 1.5 घंटे के बाद लारी ने हरदा पहुंचा दिया। ये एक मामूली सा नीम पहाड़ी जंगलाती शहर था। अमृतसर में सैयद साहब ने बताया था कि यहाँ अनाज की बहुत बड़ी मंडी है। यहीं मुझे उस आदमी से मिलना था जिसका फर्जी नाम मैंने आपके आगे जमील लिया था। सैयद साहब ने बताया था कि जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर बड़ा पक्का मुसलमान और जहाद कश्मीर में हिस्सा भी ले चुका है। जमील की वसातत से मुझे मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुंचना था। सैयद साहब ने मुझे उसका पूरा एड्रेस ज़बानी याद करा दिया था। हरदा शहर अगरचे छोटा था और छोटे छोटे बाजार थे, मगर काफ़ी बारौनक थे। दुकानों और मकानों और बाज़ारों में रोशनियां हो रही थीं। अक्सर दुकानें अभी तक खुली थीं। कुछ होटल भी थे जिनमें फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। यहाँ कोई रक्षा नहीं था। एक तांगे वाले को जमील का एड्रेस बताकर कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। तांगा मुझे मुख्तलिफ बाज़ारों और एक छोटे से मैदान में से गुजार कर उस खास बाज़ार में ले आया जहाँ जमील नाम का आदमी रहता था। ये बाजार मुझे बड़ा पुरअसरार सा लगा। एक मंजिला क्वार्टर नुमा मकानों के आगे अंधेरा अंधेरा था। कहीं कहीं बरामदे में कोई औरत सीढ़ियों में या सतून के पास फर्श पर बैठी बीड़ी सिगरेट पीती नजर आ जाती थी। कुछ आदमी भी इधर मंडला रहे थे। एक पान वाले की दुकान से मैंने जमील के बारे में पूछा। उसने मुझे गौर से देखा और पान लगाते हुए कहा, भाई साहब पीछे चले जाएं, पीछे क्वार्टर है जमील दादा का। जमील दादा मुझे अपने क्वार्टर के बरामदे में ही मिल गया। वो चारपाई पर बैठा था। बरामदे में बल्ब की रोशनी हो रही थी। एक आदमी उसकी पिंडलियों पर तेल की मालिश कर रहा था। एक आदमी उसके बाजू को ऊपर करके दबा रहा था। जवान आदमी था, बाल घुंघरियाले स्याह थे, रंग गहरा सांवला था। मैंने जाकर सलाम किया और कहा, जी मुझे जमील साहब से मिलना है। जमील ने मुझे घूर कर देखा, पूछा, कौन हो तुम, कहाँ आए हो? मैं ही जमील हूँ, कहो क्या कहना है। उसकी आवाज़ बड़ी रौबदार थी। मैंने सैयद साहब का नाम लेकर कहा कि मुझे अमृतसर से उन्होंने आपके पास भेजा है। सैयद साहब का नाम सुनकर जमील दादा ने दोनों आदमियों से कहा, जाओ भेजाकर होटल से चाय और पेस्ट्री लाओ। मैंने उसे अपना नाम बताया। उसने कहा, बैठो भाई यहाँ आ जाओ, खाना खाया है कि नहीं? मैंने कहा। उसने कहा, बैठो भाई यहाँ आ जाओ, खाना खाया है कि नहीं? मैंने कहा, जी शुक्रिया, खाना मैंने होशंगाबाद के स्टेशन पर ही खा लिया था। जब उसके दोनों नौकर चले गए तो जमील ने मेरी तरफ थोड़ा सा झुककर राजदारी से पूछा, सैयद साहब का यहाँ किसी और के आगे नाम तो नहीं लिया? मैंने कहा, जी नहीं, मुझे खुद सैयद साहब ने भी मना कर दिया था कि मेरा नाम सिवाय आपके और किसी के आगे ना लूं। जमील ने मेरी बातों और ज़बान के लहजे से कुछ अंदाज़ा लगाते हुए कहा,
लगता है तुम पंजाबी हो, मगर इंडिया के पंजाब में तो कोई मुसलमान नहीं है। मैंने कहा, जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये सुनकर जमील दादा एक पल के लिए मुझे तकता रहा, फिर उठकर उसने मुझे अपने गले लगाया, मुझसे गर्मजोशी से मुसाफिया किया और अपने पास चारपाई पर मजीद करीब बिठाते हुए कहा, पाकिस्तान पर मेरी जान कुर्बान, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। यहाँ मैं अपने कारीन और अपनी इस सच्ची दास्तान के पढ़ने वालों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने सिर्फ हरदा शहर के जमील का नाम ही फर्जी नहीं रखा, बल्कि हरदा शहर भी मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का नाम भी ये नहीं, और वो भी ज़िला होशंगाबाद के जंगल में नहीं रहता। अगर मेरी ये दास्तान पढ़कर इंडिया की हुकूमत वहाँ छापा भी मारे तो उसे वहाँ ना कोई जमील मिलेगा, ना कमाल शाह कमांडो ही मिलेगा। ये दोनों पाकिस्तान के परस्तार और इस्लाम के मुजाहिद अभी बफज़ल ताला जिंदा हैं। जमील साहब भी भारत के एक शहर में रह रहे हैं और मुजाहिद कमांडो कमाल शाह भी भारत के एक दूर दराज जंगल में इस उम्र में भी कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मगर ये जंगल ज़िला होशंगाबाद का जंगल नहीं है। असल जंगल का अब सिवाय कश्मीरी मुजाहिदीन के किसी को भी इल्म नहीं है। आगे चलकर भी मैं ज़रूरत के मुताबिक जगहों के नाम और ख़ास लोगों के नाम तब्दील करता जाऊँगा। मैं ये भी नहीं लिखूँगा कि हम जब रातों कमांडो मिशन पर रवाना होते थे तो किन किन रास्तों से गुजरकर अपने टारगेट पर पहुंचते थे। टारगेट आपको ज़रूर सही बता दूंगा, मगर जो कश्मीरी मुजाहिद उसमें गाइड करते थे ना उनके नाम बताऊंगा और ना उन रास्तों के बारे में बताऊंगा जहां से गुजरकर हम टारगेट अटैक करते थे, क्योंकि कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। अभी मुजाहिदीन आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं और मकबूजा कश्मीर को भारतीय जबरो इस्तिबदाद से आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अब मैं वापस पाकिस्तान के परस्तार जमील दादा के पास आता हूँ। जब उसने मुझसे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं किस गर्ज के लिए इंडिया आया हूँ और ये कहकर कि मैं जिहाद कश्मीर में हिस्सा लेना और कमाल साहब से कमांडो की ट्रेनिंग लेकर कश्मीर की जंग में बतौर कमांडो भारतीय जारहियत का मुकाबला करना चाहता हूँ। जमील दादा ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमा और आंखों से लगाया, कहने लगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने नेक मकसद में कामयाब करे। तुम मुझसे बढ़कर खुशकिस्मत हो। मैं कश्मीर की लड़ाई ज़्यादा देर नहीं लड़ सका, बस एक मजबूरी रास्ते में रुकावट बन गई थी। इतने में चाय आ गई। वो देर तक मुझसे पाकिस्तान के बारे में ही में बातें करता रहा। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि ये शख्स पाकिस्तान से इतनी दूर काफरों के मुल्क में बैठा है और उसके दिल में इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का बेपनाह जज्बा मौजूद है। असल में ये खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम का रिश्ता था, जिसने फासलों को समेट दिया था और सैकड़ों मील दूर बैठा एक मुसलमान मुजाहिद पाकिस्तान के मुसलमानों के दिल की धड़कन सुन रहा था और पाकिस्तान की खातिर, कश्मीर की खातिर हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। रात गहरी होने लगी तो जमील दादा ने बरामदे में मेरा बिस्तर लगाकर पंखा चला दिया और कहने लगा, तुम आराम करो, सुबह मुंह अंधेरे तो मैं खुद लेकर कमाल शाह के पास जाऊंगा। उसने बरामदे की बत्ती बुझा दी। पंखे की हवा ने मच्छरों को मेरे पास न आने दिया। मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। मुंह अंधेरे जमील दादा ने मुझे जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। मैं मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया। जमील दादा ने 2 नाली बंदूक कंधे पर डाल रखी थी। ये जंगल बड़े खतरनाक हैं, जंगली दरिंदों से अक्सर आमना सामना हो जाता है। मैं बंदूक के बगैर कभी यहाँ नहीं आता। शहर की आबादी पर पिछले पैर का अंधेरा छाया हुआ था। आसमान के मशरकी किनारों पर सुबह काज़िब का हल्का हल्का नूर झलकने लगा था। ठंडी हवा चल रही थी। शहर के मज़ाफ़ात से निकलते ही जमील मशरक़ की सिमत खेतों में चलने लगा। मैं उसके पीछे चल रहा था। काफ़ी देर तक हम खेतों में चलते गए, फिर खेत ख़त्म हो गए और छोटी छोटी सूखी घास का मैदान शुरू हो गया। इस मैदान के पार दूर से जंगल के दरख्तों के हिवले नजर आने लगे। ये टीलों की ढलानों पर ऊपर तक चले गए थे। जमील दादा ने उनकी तरफ इशारा किया और बोला, ये वस्ती हिंद के बड़े घने जंगल हैं। ये इतने घने हैं कि तजर्बाकार शिकारी भी अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। वो भी गाइड के बगैर नहीं चलते। मगर तुम फिक्र न करो, मुझे एक एक दरख्त, एक एक मोड़, एक एक पत्थर का इल्म है। हम जंगल में दाखिल हो गए थे। पहले छोटे छोटे टीलों के पहलू से होकर चलते गए, फिर एक टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ आ गए। इतनी देर तक सुबह की सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई थी, मगर दरख्तों में हल्का हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। रास्ते में एक सूर मिला, वो सीधा हमारी तरफ आया। जमील दादा ने अपने साथ मुझे भी जल्दी से एक तरफ कर दिया। सूर बिल्कुल नाक की सीध आया था और उसी तरह आगे निकल गया। फिर पलटा नहीं, उधर ही दरख्तों में खौफ की आवाज़ें निकालता गायब हो गया। टीलों के दरमियान एक छोटा सा तालाब देखा, जिसके किनारे एक जानिब हरन, दूसरी तरफ एक भूरा रीछ पानी पी रहा था। जमील दादा ने रीछ की तरफ देखकर कहा, ये भूरा रीछ इस जंगल का सबसे खतरनाक दरिंदा है कि किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उनकी जान नहीं छोड़ता।
आदमी दरख्त पर चढ़ जाए तो ये दरख्त के नीचे बैठ जाता है और अपने शिकार के उतरने का इंतजार करता रहता है। मैंने कहा, इन जंगलों में शेर भी होते होंगे? आदमखोर शेर, जमील दादा बोला। हर शेर आदमखोर नहीं होता। शेर बहुत बूढ़ा हो जाए और अपने शिकार के पीछे ज्यादा तेज ना भाग सके तो भूख मिटाने के लिए इंसानों पर हमले करने लगता है। क्योंकि जानवरों के मुकाबले में इंसान ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। एक बार उसे इंसानी खून की चाट लग जाए तो फिर वो आदमखोर बन जाता है, या किसी अनाड़ी शिकार की गोली से अगर उसका कोई दांत टूट जाए या लंगड़ा हो जाए तब भी वो इंसानों पर हमले शुरू कर देता है और आदमखोर बन जाता है। वैसे आम शेर इंसान पर हमले में पहल नहीं बल्कि अक्सर इंसान को देखकर जरा सा घुराकर दूसरी तरफ चला जाता है। हम शेर की बातें कर रहे थे कि जंगल में एक जानिब से शेर की दहाड़ सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जमील दादा ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, इस शेर ने किसी जानवर को शिकार कर लिया है, अब वो उसे गर्दन से दबोचकर अपने ठिकाने पर ले जाएगा। टीलों की चढ़ाई चढ़ते उतरते मैं थक गया था मगर चलता जा रहा था। मैंने जमील दादा से आखिर पूछ ही लिया कि कमाल शाह मुजाहिद कमांडो का ठिकाना अभी कितनी दूर है। जमील दादा ने मुस्कुराकर कहा, तुम जरूर थक गए होगे मगर उसका जिक्र कमाल शाह के आगे ना करना। वो ऐसे नौजवानों को अपना शागिर्द नहीं बनाते जो जंगल में चलते चलते थक जाते हैं। जब वो तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो 2 दिन में तुम्हें सबसे पहले घोड़े की तरह ताकतवर बनाएंगे। उसके बाद, और जमील दादा चुप हो गया। उसके बाद क्या दादा? मैंने पूछा। जमील दादा ने सांस लेते हुए कहा, कमाल शाह मुजाहिद कमांडो हैं, वो इस्लाम के शेर हैं, वो तुम्हें भी इस्लाम का शेर बना देंगे। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को शेर बनने की ज़रूरत है। दुश्वार गुजार जंगल में चलते रहने की वजह से मेरा जिस्म पसीने में भीग गया था। गर्मी और जंगल बहुत था। एक जगह रास्ते में पहाड़ी नदी आ गई। नदी का पाट चौड़ा था, उसमें छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। पानी पिंडलियों तक था मगर उसकी रफ्तार तेज थी। जमील दादा ने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल दिया था। इस तरह हमने नदी पार कर दी। नदी की दूसरी तरफ फिर जंगल ही जंगल था। बाएं जानिब ये जंगल एक टीले तक चला गया था। यहाँ बांस और दीवार के दरख्त एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। जंगल झाड़ियां कदम कदम पर हमारा रास्ता रोक रही थीं। इस जंगल के ऐन दरमियान में एक और नदी आई। ये नदी छोटी सी थी और उसका पानी दरख्तों से छनकर आने वाली धूप में चमक रहा था। यहाँ हमने मुँह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद फिर आगे चल पड़े। कुछ दूर जाकर दरख्तों का घुन्नापन छूटने लगा। दरख्त दूर हो गए, उनके दरमियान छोटी बड़ी चट्टानें आ गईं जो जमीन में से बाहर निकली हुई थीं। जमील दादा अब संभल कर चलने लगा था। उसने एक जगह रुककर चट्टानों का जायजा लिया, फिर सर हिलाकर बोला, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हम चंद कदम आगे गए होंगे कि अचानक एक चट्टान के पीछे से एक आदमी निकलकर हमारे सामने आ गया। उस आदमी के हाथ में राइफल थी और अपने चेहरे पर इस तरह सबज साफा बांध रखा था कि मुझे उसकी सिर्फ चमकती हुई आंखें ही नजर आ रही थीं। मैं घबरा गया कि हो सकता है ये कोई डाकू हो, मगर जमील दादा बड़े इत्मीनान से खड़े रहे। आदमी ने पूछा, कौन हो? जमील दादा ने जवाब में कहा, कमांडर से कहो महमूद गजनवी के मुजाहिद आए हैं। उस आदमी ने दूसरा सवाल किया, काफरों के कितने बुत तोड़कर आए हो? जमील दादा ने फौरन कहा, 101। उस आदमी ने अपनी बंदूक की नाली नीची कर दी और आगे चलते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जमील दादा ने मुझसे सरगोशी में कहा, ये कमाल शाह के बॉडीगार्ड कमांडो हैं और मैंने हमारे दरमियान जो मुकालमे हुए हैं वो हमारे खुफिया इशारे थे जो सिर्फ शाह साहब के अपने आदमियों को ही मालूम है। वो आदमी हमें 2-3 चट्टानों के दरमियान से लेकर एक बड़ी चट्टान के पास ले आया जहां चट्टान के अंदर एक कुदरती गार बना हुआ था। कार के दहाने के आगे इस तरह का एक बॉडीगार्ड फौजी अंदाज में अटेंशन खड़ा था जिस तरह का बॉडीगार्ड हमारे आगे आगे चलकर हमें वहां लाया था। इस बॉडीगार्ड ने भी मुंह सरसब्ज रंग के साफे से ढांप रखा था। हाथ में राइफल थी और कमर के गिर्द गोलियों की पेटी बंधी हुई थी। हमारे वाले गार्ड ने हमें वहीं रुकने का इशारा किया और गार के दहाने पर खड़े बॉडीगार्ड से 2-3 बातें की, फिर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, हमारे पास आया और बोला, कमांडर ने तुम्हें बुलाया है, जाओ। जमील दादा मुझे लेकर गार में दाखिल हो गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।